नमस्कार दोस्तों, 23 सितंबर 2021 की डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे। पहला एडिटोरियल है जीएसटी रिजीम के डेलिब्रेशंस को लेके। देखिए, रिसेंटली पहली फिजिकल मीटिंग हुई जीएसटी टैक्स काउंसिल की। पहली फिजिकल मीटिंग का मतलब पैंडेमिक के बाद, कोविड के बाद जो भी मीटिंग्स हो रही थी वर्चुअल हो रही थी। तो पहली बार ये जो भी स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव है, निर्मला सीतारमन जी, फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स, ये साथ साथ एक दूसरे के साथ बैठ के इन्होंने बातचीत की। और इस मीटिंग के दौरान क्या हुआ उसके बारे में मैंने सेग्रीगेटेड तरीके से पहले भी बताया है। यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स और देख लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे वहां पे बातचीत हुई, जैसे कि इंटरमीडिएट की डेफिनेशन क्या होती है, ओवरऑल पेट्रोलियम को जीएसटी के अंदर लेके आना है कि नहीं आना है, इस प्रकार की चीजें। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बना के बताया था कि जोमेटो और स्विगी जीएसटी जो कलेक्ट करते हैं वो सीधे सीधे सरकार को देंगे, ना कि रेस्टोरेंट देगा। तो इस प्रकार की चीजें करी गई। एक छोटा सा रिवीजन इस पर्टिकुलर मीटिंग का कर लेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जस्टिन ट्रूडो से रिलेटेड है। आपको पता है कि कनाडा में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए हैं और सबसे खास बात यह कि स्नैप इलेक्शंस है, मतलब टोटल टेन्योर 4 साल का होता है सरकार का। 2019 में ऑलरेडी इलेक्शंस हुए थे, अभी 2023 तक की सरकार थी, बट 2021 में दोबारा इलेक्शंस बुलवा लिए जस्टिन ट्रूडो ने। जस्टिन ट्रूडो इज द अनडिस्प्यूटेबल लीडर ऑफ लिबरल पार्टी। सबसे ज्यादा उन्होंने वोटिंग यहीं पे जीती, 158 उन्होंने जीता है, लेकिन ओवरऑल मेजोरिटी के लिए चाहिए थे 170। एक्चुअली में जस्टिन ट्रूडो का प्लान यहाँ पे यही था कि मेजोरिटी आ जाएगी और ओवरऑल मेजोरिटी के बाद हम ठीक तरीके से राज कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि मेजोरिटी तो ये पा नहीं पाए। ही इज 12 शॉर्ट ऑफ मेजोरिटी, तो इनको छोटी छोटी पार्टीज के साथ अपना अलायंस बना के यहाँ पे राज चलाना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे जस्टिन ट्रूडो को क्रिटिसाइज भी बहुत किया जा रहा है। कोविड-19 के पैंडेमिक के समय पे जो नया इलेक्शन कंडक्ट करवाया गया है, इसमें काफी खर्चा हुआ है। 600 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स का यहाँ पे खर्चा हुआ है। तो इस इलेक्शन को करवाने की क्या जरूरत थी, ऐसे भी सवाल यहाँ पे जस्टिन ट्रूडो से पूछे जा रहे हैं। वोटर टर्नआउट भी इस इलेक्शन में बहुत कम था, ओनली 58.44%। तो इस आर्टिकल को अलग से डिस्कस करने की जरूरत नहीं। एक दो बातें और बताई गई यहाँ पे कि कौन सी पार्टी ने कितने वोट जीते हैं, इसके बारे में मैं कल भी आपसे बात कर चुका हूं। तो जस्टिन ट्रूडो यहाँ पे 158 सीट्स लेके आए हैं, लिबरल पार्टी के हैं। ये याद रखिएगा कि कौन सी पार्टी के हैं। ये जो छोटे मोटे आपका सवाल आते हैं ना पीसीएस और एसएससी में, वहां पे वन लाइनर की तरह पूछ दिया जाता है। तो अलग से इस आर्टिकल को डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ये आर्टिकल में जरूर डिस्कस करूंगा। रूलिंग्स दैट इंपैक्ट स्टेट्स मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के अंदर जो मेडिकल डॉक्टर्स की सीट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एम्स में जाओ, या फिर आप पीजीआई चंडीगढ़ में चले जाओ, या फिर आप गंगाराम हॉस्पिटल लखनऊ में चले जाओ, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि भाई कुछ इस सुपर स्पेशलिटी सीट्स होती है। मतलब जो लोग ऑलरेडी डॉक्टर की पढ़ाई कर चुके होते हैं और ओवरऑल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, एज अ डॉक्टर पोस्ट हो रहे होते हैं इन पर्टिकुलर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, उनके लिए सुपर स्पेशलिटी सीट्स निकाली जाती हैं। और ये बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि ये बर्डिंग डॉक्टर्स होते हैं, यही आगे बन के डॉक्टर बनेंगे। ओके, अब हुआ यहां पे ये कि तमिलनाडु के अंदर इन डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट को लेके कुछ कंडीशंस थी, जैसे कि 50% सीट्स गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में काम करने वाले इन सर्विस डॉक्टर्स के लिए थी। उसके बाद जो नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के डॉक्टर थे, उनको अगर ज्वाइन करना है तमिलनाडु का कोई सुपर स्पेशलिटी सीट, तो उनको कम से कम 2 साल का एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। फिर 2017-18 में आ गया नीट सुपर स्पेशलिटी वाला। यहां समझिए, मैं नीट सुपर स्पेशलिटी वाला बात कर रहा हूं। नीट अंडर ग्रेजुएट अलग है, नीट सुपर स्पेशलिटी अलग है। मतलब मेडिकल फील्ड की भी अलग अलग सीट्स की रिक्रूटमेंट के लिए अलग अलग नीट के एग्जाम होते हैं। तो उस नीट के एग्जाम के होने के चलते तमिलनाडु की सरकार का जो तरीका था अपनी मेडिकल सीट्स को भरने का, वो थोड़ा चेंज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार के इस नीट के फेवर में डिसीजन दिया, जिसके चलते आज की डेट में तमिलनाडु का स्टेट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खतरे में आ चुका है। ऐसा यहाँ पे ऑथर बोल रहा है। कैसे खतरे में आ चुका है उसको समझने की कोशिश करेंगे। कुल मिला के एक लाइन में बता दूं कि जो मेडिकल कॉलेजेस में जो सुपर स्पेशलिटी सीट्स हैं डॉक्टर्स की, वो फिल नहीं हो रही हैं, खाली पड़ी हुई हैं। इस नीट, ये जो केंद्र सरकार का जो नीट सुपर स्पेशलिटी एग्जाम के थ्रू जो भी डॉक्टर्स वगैरह सेलेक्ट होते हैं ना, वो जाके ज्वाइन ही नहीं करते हैं। पहले राज्य की सरकार ने जो कंडीशंस लगा रखी थी रिजर्वेशन की, उसके चलते सीटें ज्वाइन हो जाती थी, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी रहती थी। अब नीट सुपर स्पेशलिटी एग्जाम के थ्रू जो डॉक्टर सेलेक्ट हो रहे हैं वो सीट नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, तो सीटें खाली पड़ी हुई हैं। पूरा का पूरा स्टेट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खतरे में आ रखा है। कुछ ऐसी बातें बताई जा रही हैं, इसको देखूंगा। फिर एक आर्टिकल यहाँ पे है कि सी लेवल राइज हो रहा है और ये बड़ा खतरनाक है। कौन से बेसिस पे हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के क्या क्या यहाँ पे पैरामीटर्स हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, इनके बारे में बड़े अच्छा आर्टिकल दिया गया है। इसको हम लोग समझेंगे। सी लेवल राइज एक्चुअली में कितना हो रहा है, कितना एस्टिमेटेड है, इसको एस्टिमेट करना कितना मुश्किल है, इन सब चीजों को देखेंगे। और फिर यहाँ पे एक आर्टिकल है, इसको लिखा है अरुण कुमार साहब ने।
ये इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में कह सकते हैं चेयर प्रोफेसर है। इनका ये बोलना है कि भाई इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने की मेथोडोलॉजी ही गलत है पेंडेमिक के बाद, और कौन से बेसिस पे ये कह रहे हैं उसके लिए उन्होंने प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स दी है। तो फ्रॉड कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन, इस पर्टिकुलर आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे। किसी ने मेरी रमेश सिंह की अगर सीरीज देख रखी है तो उसके लिए आर्टिकल को समझना बहुत आसान हो जाएगा। जिसने नहीं देखी या फिर ठीक से उसको कभी कभी इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती है तो हो सकता है उसको इस आर्टिकल को समझने में प्रॉब्लम है। तो मैं डिटेल में जितना हो सकेगा उतना आसानी से आपको चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये 4 आर्टिकल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। इकोनॉमिक गम है कि भैया क्वाड, ये 4 कंट्रीज मिलकर कैसे अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू ओवरऑल अपनी इकोनॉमी को सुधार सकती हैं। इसको अलग से डिस्कस करने की जरूरत नहीं, क्वाड वगैरह के बारे में ऑलरेडी बातचीत होती रहती है। अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं हमको किसने किसने ज्वाइन किया है। तो आराधना चौहान ने हमको ज्वाइन किया है। आराधना चौहान का ये 3rd मंथ एज अ मेंबर। वेलकम बैक आराधना, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। चेतना भारद्वाज ने हमको ज्वाइन किया। चेतना भारद्वाज का ये 3rd मंथ एज अ मेंबर। वेलकम बैक चेतना, अगेन थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आकाश जोत सिंह ने हमको ज्वाइन किया। परविंदर सिंह ने हमको ज्वाइन किया। परविंदर सिंह का ये 4th मंथ एज अ मेंबर। सो वेलकम बैक परविंदर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। देन मिशा चौधरी ने हमको ज्वाइन किया। आदित्य सचान ने हमको ज्वाइन किया। आदित्य सचान का ये 2nd मंथ एज अ मेंबर। तो वेलकम बैक आदित्य, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। प्रज्वला हलमारे ने हमको ज्वाइन किया है। दिलीप जी ने हमको ज्वाइन किया। दिलीप जी का ये 3rd मंथ एज अ मेंबर। वेलकम बैक दिलीप, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सो दिलीप जी, चेतना भारद्वाज, आराधना चौहान, all of these 3 months as a member. Thank you so much Aradhana, Chetna and Dilip ji. Then special thanks to Parvinder Singh for joining, 4 months as a member. Welcome back Parvinder. And Akash Jot Singh, Aditya Sachan, 2nd month as a member. Misha Chaudhary and Prajwala Harmare. Welcome to all of you guys and girls. Thank you so much for joining. Thank you so much for helping me being sustainable in this highly competitive business. तो चलिए आज के इस आर्टिकल को बिना लेट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले अ टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट, मोर सेंटर स्टेट डिलिबरेशंस नीडेड विद जीएसटी रिजीम एट अ क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? देखिए, पहली फिजिकल जो मीटिंग हुई पैंडेमिक के बाद, जीएसटी टैक्स काउंसिल ने फ्लरी ऑफ चेंजेस को यहाँ पे अप्रूव किया। ठीक है भाई, जो कंसेशनल टैक्स रेट्स हैं ऑन वाइटल कोविड-19 इक्विपमेंट सच एज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, ये 30 सितंबर को लैप्स हो जाएंगे। लेकिन जो मेडिसिन के ऊपर लोअर जीएसटी टैक्स रेट लगाए गए थे 5% के, वो दिसंबर तक एक्सटेंड करेंगे। तो चलिए, कम से कम ये चीज है कि मेडिसिन पे जो जीएसटी कंसेशनल टैक्स रेट्स हैं, बिल्कुल ही लोअर टैक्स रेट्स लगे हुए हैं, वो दिसंबर तक जाएंगे। लेकिन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जैसे इक्विपमेंट के ऊपर जो लोअर टैक्स रेट्स हैं, वो भैया 30 सितंबर तक ही चलेंगे, उसके बाद बढ़ के टैक्स रेट लगना शुरू होंगे। चलिए, एक चेंज तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या बताया जा रहा है? वॉट एवर द पेस ऑफ वैक्सीनेशन, देयर वर नो साइंस ऑफ वायरस इन वेरिएंट्स बीन एक्सटेंड ऑन न्यूअर डेज। मतलब इनका ये कहना है ऑथर का कि भाई समझिए, हम लोग भले ही तेजी से वैक्सीनेशन कर रहे हैं, लेकिन किसी भी हाल में हम वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे न्यू ईयर के एंड तक। तो मान लो हम कंप्लीट कर भी देते हैं, मान लो इन एनी केस की 2-2 करोड़ 1.5 करोड़ वैक्सीनेशन दिन में होने लगते हैं और हम लोग वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद भी वायरस कहीं नहीं जा रहा है। तो ऐसे केसेस में पेंडेमिक एसेंशियल्स के ऊपर जो रिलैक्स्ड रेट ऑफ जीएसटी था वो लगा रहना चाहिए था। तो कोविड इक्विपमेंट्स के ऊपर जो 30 सितंबर तक आपका कम जीएसटी लग रहा था, उसको एक्सटेंड करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने यहाँ पे खत्म कर दिया। चलिए, वो एक अलग बात है। फिर क्या बताया जा रहा है? Tax rate tweaks were okayed for an eclectic range of sectors with long pending course correction on inverted duty structures plaguing several items including footwear and textiles। देखिए, फुटवेयर और टेक्सटाइल जैसे बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में जो ड्यूटी स्ट्रक्चर्स थे वो स्ट्रीमलाइन नहीं थे। अब आप बोलोगे कि सर थोड़ा सा मतलब समझ में नहीं आया स्टेटमेंट। सबसे पहले तो आप समझिए इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है, मान लो कोई हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, यहाँ पे इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, पी प्रोडक्ट है। अब इस पी प्रोडक्ट के बनने में हमें एक इनपुट की जरूरत है आई, लेकिन ये इनपुट आई हमें इंडिया में अवेलेबल नहीं है, हमने इसको बाहर के देश से इंडिया में अंदर इंपोर्ट किया। तो हमने आई को इंडिया के अंदर इंपोर्ट किया और उसके अंदर ऊपर एक इंपोर्ट ड्यूटी लगाई और जीएसटी लगाया, ठीक है। और फाइनली जब ये आई इस प्रोडक्ट में मिल गया और फाइनल प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट एफ बना, तो इस एफ के ऊपर भी एक ड्यूटी लगेगी, ओवरऑल एक जीएसटी के चार्जेस लगेंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर फिनिश प्रोडक्ट को बनाने में हमने बाहर से जो प्रोडक्ट इंपोर्ट किया था, इस इंपोर्टेड प्रोडक्ट के ऊपर जो हमने टैक्स लगाया, जो ड्यूटी लगाई, वो ज्यादा थी, और फिनिश्ड प्रोडक्ट के ऊपर जो टैक्स लग रहा है, ड्यूटी लग रही है, वो कम है। तो किसी एक पर्टिकुलर
फिनिश प्रोडक्ट के बनने के प्रोसेस के समय पे जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स लग रहे हैं, उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अगर हम बाहर के देशों से इंडिया के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं और उस इंपोर्ट पे ज्यादा टैक्स लग रहा है और फिनिश प्रोडक्ट पे कम टैक्स लग रहा है, तो ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होता है। और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये एक एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस है। ओके, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं अगर आप उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पे ही एक्स्ट्रा टैक्स लगा दोगे। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ टैक्स रिक्स ट्विक्स किए गए इस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आई होप आपको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर समझ में आ गया हो। क्योंकि देखिए अब क्या है ना, द हिंदू में कुछ इस प्रकार की जो शब्द होते हैं बस सीधे लिख दिए जाते हैं, फ्रेजेस को लिख दिया जाता है, समझाता कोई नहीं है। अब समझाने का समय भी नहीं है भाई, एक पैराग्राफ में यहाँ पे बड़े बड़े जो ऑथर्स हैं उनको चीजों को समझा देना, ये तो हमारे और आपके जैसे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम समझे। अब वैसे तो नॉर्मल कोर्स में भी लोगों को ये बातें समझनी चाहिए, लेकिन हम बस यूपीएससी के लिए समझते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इंडिया में डेली मर्रा में इन सब चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है लोगों को। बट ठीक है, अब जब तक हम तैयारी कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं तब तक तो मैं समझाऊंगा ही आपको। फिर भाई यहाँ पे इंटरमीडियरी के इशू को भी सॉल्व किया गया। पहले जो इंटरमीडियरी की डेफिनेशन थी वो अलग थी। एक्चुअली में पहले जो सर्विस टैक्स रिजीम था ना, उससे इंटरमीडियरी की डेफिनेशन को जीएसटी टैक्स रिजीम ने बिक्वित किया। तो सर्विस टैक्स रिजीम की इंटरमीडियरी की डेफिनेशन जीएसटी रिजीम में भी आ गई, लेकिन उसके चलते यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी। अब इंटरमीडियरी का कंसेप्ट जब मैंने पढ़ा ना, इतना ट्रिकी है ना, अगर मैं समझाने बैठा तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा और आपका समझने में दिमाग खराब हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये क्या ही बकवास पढ़ा रहे हो, उसकी यूटिलिटी क्या है। तो आप बस इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को इस प्रकार से याद कर लीजिए कि इंटरमीडियरी की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे बदल गई है। ओके, आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में और बहुत सारे फील्ड में इंटरमीडियरी की जो डेफिनेशन थी ना जीएसटी एक्ट में, इसको और स्ट्रीमलाइन किया है और प्रॉपर किया गया, सिंक्रोनाइज किया गया करंट टैक्स इन्वायरमेंट से और बिजनेस इन्वायरमेंट से। पहले ये उतना सिंक्रोनाइज्ड नहीं था। तो अभी की जीएसटी काउंसिल की मीट में कंफ्यूजन ओवर द डेफिनेशन ऑफ एन इंटरमीडियरी और डिस्प्यूट ओवर द डेफिनेशन ऑफ एन इंटरमीडियरी, इसको क्लियर किया गया है। फिर भाई जो लीज्ड एयरक्राफ्ट होते हैं उसके ऊपर डबल टैक्सेशन को हटा दिया गया है। जो फूड डिलीवरी सर्विसेज हैं जैसे कि जोमेटो, स्विगी और अब तो ओला वगैरह भी और उबर वगैरह भी फूड डिलीवरी कर रहे हैं, तो ये लोग जो जीएसटी कलेक्ट करते हैं ये जीएसटी ये लोग सीधे सीधे सरकार को दे देंगे, ना कि रेस्टोरेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई। क्योंकि जो रेस्टोरेंट्स होते थे ना, वो रेस्टोरेंट्स जीएसटी ठीक से सरकार को भरते नहीं थे। तो अब यहाँ पे स्विगी को और जोमेटो को और बाकी जो भी फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है कि आप अपने एंड पे इन टैक्सेस को कलेक्ट करिए और सरकार को दे दीजिए। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखी है। अगर आप जोमेटो मेरे नाम के साथ यूट्यूब पे सर्च मारेंगे तो आपको, वैसे तो मैं खैर बहुत सी वीडियो बन रखी है यहाँ पे कि कैसे जोमेटो, स्विगी और डिलीवरी पार्टनर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये जो ऐड वगैरह था आपका जोमेटो का, ठीक है ना, कि हर कस्टमर है स्टार, इसको लेके जो कंट्रोवर्सी हुई थी, मैं इस पर्टिकुलर वीडियो की बात कर रहा हूँ। स्विगी जोमेटो विल नाउ पे जीएसटी टू गवर्नमेंट। तो स्विगी जोमेटो विल नाउ पे जीएसटी टू गवर्नमेंट, इस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके इस वीडियो को देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कुछ और चेंजेस किए गए यहाँ पे जीएसटी रिजीम में। जो कंज्यूमर्स और स्मॉलर आउटलेट्स के ऊपर इस पर्टिकुलर जीएसटी के टैक्स को सरकार को डायरेक्टली भरने का इंपैक्ट है, इसके बारे में देखिए भी ज्यादा जानकारी नहीं है। एक और डिसीजन यहां पे लेने की बात की जा रही थी कि कोकोनट ऑयल के ऊपर 18% का टैक्स लगाएंगे अगर 1 लीटर से कम के पैकेट में बिक रहा है, और एडिबल ऑयल्स के ऊपर 5% का ही टैक्स रहने देंगे। अभी के लिए ओवरऑल इस पर्टिकुलर चीज को रोक के रखा गया है, इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। अब खास बात यहां पे यह है कि भारत सरकार कुछ चीजों में क्लियर थी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी के अंदर नहीं आएंगे, ये बात बिल्कुल क्लियरली भारत सरकार ने बोल दी है। और जीएसटी कंपनसेशन फंड को भरने के लिए जीएसटी सेस अब लगाया जाएगा। पहले ये जीएसटी सेस जून 2022 तक लगाने जाना था लग्जरी प्रोडक्ट्स पे, जैसे ऑटोमोबाइल्स पे, टोबैको पे, एडिटेड ड्रिंक्स पे। अब ये अप्रैल 2026 तक लगाया जाएगा। अब खास बात ये कि जो पेट्रोलियम को जीएसटी के अंदर लाने की बात थी, ये तो केरला हाई कोर्ट ने बोला था जीएसटी काउंसिल को, तो केरला हाई कोर्ट की बात को बस मान रखने के लिए यहाँ पे डिस्कस कर लिया गया। यहाँ पे केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों इस बात पर क्लियर है कि भाई पेट्रोलियम तो जीएसटी के अंदर नहीं आएगा। केंद्र की सरकार का ये बोलना है कि मान लो हम पेट्रोलियम के ऊपर टैक्स कम कर दे, राज्य की सरकारों ने नहीं किया तो फिर क्या फायदा है, तेल के दाम कम नहीं होंगे। राज्य की सरकारें बोल रही हैं कि भाई हमारा कंपनसेशन वाला पैसा तो 2022 में खत्म हो जाएगा, अगले 9 महीने में, तो उसके बाद तो हमारे पास पैसा लाने का कोई एवेन्यू ही नहीं है। तो अगर हम टैक्सेस लगाने कम कर देंगे पेट्रोलियम के अंदर तो हम पैसा कहां से लाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे बहुत मेजर इश्यूज है। देखिए बात यह है कि अब जीएसटी के अंदर जितने टैक्सेस जाने थे स्टेट के पास से सेंटर के पास, वो चले गए। अब राज्य की सरकारें एक बात पे बिल्कुल क्लियर है कि हम और टैक्स यहाँ पे नहीं देंगे। प्लस राज्य की सरकारों को यह भी बोलना है कि कोरोना के समय पे खर्चा बढ़ने वाला है,
जो जीएसटी कंपनसेशन देने की बात की गई थी वो 2022 तक दी गई थी और उसमें केवल 9 महीने बचे हैं। 2022 के बाद हम पैसे कहां से लाएंगे? केंद्र की सरकार यहां पे सीधे सीधे मना कर रही है कि भाई 2022 के बाद हम आपको जीएसटी कंपनसेशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 2022 तक हमने आपको जो जीएसटी कंपनसेशन दिया है उसका उधार चुकाने में हमको 2026 हो जाएगा, इसलिए हमने ये जीएसटी कंपनसेशन सेस को 2026 तक लगा रखा है। तो यहां पे एक ऐसी कमेटी बनाने की जरूरत है, ऑथर बोल रहा है, जो कि इस बात के ऊपर डिस्कशन करे कि हाँ भाई कंपनसेशन का जो मैकेनिज्म है स्टेट्स के लिए, क्या इसको 2022 के बाद भी एक्सटेंड किया जाना चाहिए। एक्चुअली में यहाँ पे 2 मिनिस्ट्रियल ग्रुप्स बनाए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा और इन मिनिस्ट्रियल ग्रुप्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप हमको कुछ ऐसे आइडियाज बताइए जिससे हम रेवेन्यूज को ऑगमेंट कर सकें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और रेटों को रैशनलाइज करके। ओके, फिर जब ये 2 मिनिस्ट्रियल ग्रुप्स की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बेसिस पे एक स्पेशल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी और उस मीटिंग में बातचीत की जाएगी कि जो जीएसटी के रिस्पेक्ट में, कंपनसेशन के रिस्पेक्ट में जो बाकी स्टेट्स के जो कंसर्न्स हैं उनके बारे में बातचीत की जाएगी। ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि भाई देखिए यहाँ पे एम्पैथेटिक होने की जरूरत है, यहाँ पे राज्य की सरकारों की मदद करने की जरूरत है, उनके पास पैसों की कमी है। आप ग्रुप्स बना के उनकी रिपोर्ट का इंतजार करके इस प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक को आगे डिले नहीं कर सकते। देखिए सिंपल बात है, स्टेट्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि उनको पैसा दे दो। केंद्र की सरकार ज्यादा पैसा देने के मूड में नहीं, केंद्र सरकार बोल रही कि अभी जो हम तुमको कंपनसेशन दे रहे हैं उसी के लिए हमको बहुत लंबे समय तक ये पैसा उधार चुकाना पड़ेगा, इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, तो हम आगे आपको कंपनसेशन फंड नहीं दे पाएंगे। अब केंद्र की सरकार राज्य की सरकार को कंपनसेशन फंड देगी नहीं देगी, क्या पॉलिटिक्स होगी, वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? सी लेवल राइज की। दिस हैज इंप्लीकेशंस फॉर द फ्यूचर इवन अंडर लो एमिशन सिनेरियो। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे और ये स्टैटिस्टिक्स किस आधार पे हम लोग बात करेंगे। तो अभी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की असेसमेंट रिपोर्ट फ्रॉम वर्किंग ग्रुप 1। इस रिपोर्ट का टाइटल है क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस। यहां पे कॉल दी गई है क्लाइमेट एक्शन के लिए। एक्चुअली में आप कह सकते हो कि ये एक साइंटिफिक रिव्यू और बहुत एक्सपेंसिव साइंटिफिक रिव्यू है, एक बहुत फॉरवर्ड लुकिंग साइंटिफिक रिव्यू है। किसका? कि क्लाइमेट चेंज के हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट आने वाला है और इंपैक्ट को खत्म करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे 5 डिफरेंट शेड सोशियो इकोनॉमिक पाथवेज को डिस्कस किया गया है, जिन पाथवेज के थ्रू अगर हम चाहें तो हम अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम कर सकते हैं और अगर ये ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बढ़ते जाते हैं तो इनको नुकसान क्या होंगे, ये भी इस रिपोर्ट में आइडेंटिफाई किया गया। ये पाथवेज कौन कौन से हैं? तो वेरी लो एंड लो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, इससे बोला जा रहा है कि भाई हम अपने ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। वेयर एमिशंस डिक्लाइन टू नेट जीरो अराउंड और आफ्टर द मिडल ऑफ द सेंचुरी बियॉन्ड विच एमिशंस आर नेट नेगेटिव। फिर इंटरमीडिएट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, फिर हाई एंड वेरी हाई एमिशंस वेयर दे आर डबल द करंट लेवल्स बाय 21 सन 2050 रिस्पेक्टिवली। मतलब ये कुछ पाथवेज बताए जा रहे हैं और हमारा जो मतलब वर्ड है वो किसी एक पर्टिकुलर पाथवे पे जाएगा। अब हमें चाहिए हम वेरी लो और लो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस वाले पाथवे पे जाएं, लेकिन एक्चुअली में हम कहां जाते नजर आ रहे हैं? हाई एंड वेरी हाई एमिशंस वेयर दे आर डबल द करंट लेवल्स बाय 2100। तो आज की डेट में जितना ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशंस हैं उसके दुगने हो जाए 2100 तक, और कह सकते हो और क्या नाम से या फिर 2050 तक। मतलब अभी जितना भी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो रहा है उसके कई गुना हो जाए ग्रीन हाउस गैस एमिशंस 2100 तक और 2050 तक। ये हो जाएगी वर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी कि वेरी लो एंड लो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, और इसके बीच में 3 कंडीशंस और दे रखी हैं। तो हम तो चाहते हैं और आईपीसीसी और बहुत सारे जो इकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स वो चाहते हैं कि भाई ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बिल्कुल रेवोल्यूशनरी तरीके से कम हो जाए, लेकिन कंट्रीज यहां पे जिस प्रकार से रिस्पॉन्ड कर रही हैं ऐसा लग रहा है कि 2050 तक और 2100 तक ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो कुल मिला के जो टारगेट है ना कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक की वार्मिंग को हम लोग लिमिट करेंगे, हो सका तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर लिमिट करेंगे। इस रिपोर्ट का यह बोलना है कि अगर अभी के जैसा चलता रहा ना तो मिड सेंचुरी 2050 तक ही 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वार्मिंग हो जाएगी। ऑलरेडी अभी 1.09 डिग्री सेंटीग्रेड की वार्मिंग ऑलरेडी हो चुकी है। प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स के कंपैरिजन में टेम्परेचर्स आर ऑलरेडी अप बाय 1.09 डिग्री सेंटीग्रेड। जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में वो 1850 में था 285 पार्टिकल्स पर मिलियन पीपीएम, और अब वो पहुंच चुका है 410 पीपीएम पार्टिकल्स पर मिलियन। लगभग 70 करोड़ लोग वर्ल्ड वाइड कोस्ट के अलॉन्ग रहते हैं और आगे आने वाले समय में कोस्टल सिटीज को एक्सपेंड करने का प्लान। अब ऑथर यहां पे बोल रही हैं कि आप कोस्टल सिटीज को एक्सपेंड कर रहे हो इस समय पे, ये बिल्कुल बेवकूफी है। क्यों? क्योंकि जो 21st और 22nd सेंचुरी में क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल राइज होगा ना, ये बहुत ग्रेजुअल होगा।
जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एकदम से सी लेवल राइज नहीं होता है, सी लेवल राइज धीरे धीरे होगा। ओशंस वार्मिंग को धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करते हैं, और एक बार ये सी लेवल राइज हो गया ना तो ये रिवर्सिबल नहीं है, ये वापस नहीं जाने वाला, ये उतना जमीन खा जाएगा, और उसी जमीन पे आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो आप अपनी मौत बुला रहे हो अपने सामने। ऐसा यहाँ पे ऑथर इनडायरेक्टली बोलने की कोशिश कर रही है। सी लेवल राइज होता किस प्रकार से, तो वार्म ओशन वाटर्स के एक्सपेंशन से होता है सी लेवल राइज, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स ऑन लैंड से होता है सी लेवल राइज, और मेल्टिंग ऑफ आइस शीट्स इन ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका से होता है सी लेवल राइज। अगर ग्लोबल मीन सी लेवल की राइज की बात की जाए तो 1901 से लेकर 2018 के बीच में ऑन एन एवरेज हर साल जो ग्लोबल सी लेवल राइज हुआ है वो 0.2 मीटर हुआ है। और अगर आप एवरेज रेट ऑफ सी लेवल राइज देखो 1901 से लेकर 1971 तक का, तो वो था 1.3 mm पर ईयर, और फिर 2006 से लेकर 2018 में ये हो गया 3.7 mm पर ईयर। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको, ये जो 0.2 मीटर का राइज हुआ है ना, ये 1901 से लेकर 2018 तक का टोटल राइज है। मैं शायद पर ईयर राइज हो गया हूं, पर ईयर राइज नहीं है। तो 1901 से लेकर 2018 तक जो टोटल राइज हुआ है सी लेवल का वो 0.2 मीटर हुआ है। और इसमें एवरेज रेट प्रति साल का निकाला जाए तो 1901 से 1971, 1901 से लेकर 1971 तक ये था 1.3 mm पर ईयर, और 2006 से लेकर 2018 तक था 3.7 mm पर ईयर। सोचिए 1.3 mm से सीधे 3.7 mm, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के साथ साथ जो ओशन के लेवल के बढ़ने का रेट है वो भी बहुत तेज हो रहा है। और ये जो सी लेवल राइज की मेन वजह है लास्ट सेंचुरी में, यह है थर्मल एक्सपेंशन, ग्लेशियर मेल्टिंग और आइस शीट मेल्टिंग। तो थर्मल एक्सपेंशन, ग्लेशियर मेल्टिंग और आइस शीट मेल्टिंग इसके बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन है। ओके भाई, अगर आप बात करो तो लो एमिशन सिनारियो में GMSL, ठीक है ना, जो GMSL है इट इज एक्सपेक्टेड टू बी 0.19 मीटर इन 2050 एंड 0.44 मीटर बाई 2100। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो हम अपने एमिशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, कुल मिला के हम लोग, आप कह लो कि ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट नहीं करते हैं, तो अभी के लेवल के कंपैरिजन में 2050 तक केवल 0.19 मीटर का सी लेवल राइज होगा, जो कि मैनेजेबल है। और अगर हम, आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा एमिशंस करते हैं, तो ग्लोबल मीन सी लेवल राइज 2050 तक हो जाएगा 0.23 मीटर। तो कम एमिशंस में 0.19 मीटर, ज्यादा एमिशंस में 0.23 मीटर। और अगर 2021 मतलब 2100 तक का डाटा देखो तो लो एमिशंस में 2100 तक सी लेवल राइज होगा 0.44 मीटर का, और हाई एमिशंस में राइज होगा 0.77 मीटर का। तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जिन स्टैटिस्टिक्स को आप नोट डाउन कर सकते हो। ओके, तो ये ग्लोबल मीन सी लेवल 1901 से लेकर 2018 तक में 0.2 मीटर बढ़ा, प्रति ईयर कितना mm बढ़ रहा है 1901 से 1971 तक, और 2006 से लेकर 2018 तक, इसको नोट डाउन कर लो। फिर अगर लो एमिशंस होते हैं तो GMSL एक्सपेक्टेड है कि 2050 तक 0.19 मीटर बढ़ेगा, और 2100 तक आप कह सकते हो कि 0.44 मीटर बढ़ेगा। और अगर ज्यादा एमिशंस होते हैं तो यही फिगर 0.23 मीटर और 0.77 मीटर हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक, मतलब आप कह सकते हो कि इकोलॉजिकल फिगर्स हैं, और इन पर्टिकुलर फिगर्स को आप कोट डाउन कर सकते हो, क्वेश्चन पेपर में लिख सकते हो। ओके, अब खास बात ये कि ये जो भी इंक्रीजेस यहां पे एसेस किए गए हैं ये रिलेटेड टू 1995-2014 डाटा के। ऑथर यहां पे ये भी बोल रहा है कि जो आइस शीट प्रोसेसेस होते हैं ना, इनके फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाना इतना आसान नहीं होता है। एस्टिमेटिंग फ्यूचर ग्लेशियल मेल्ट इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। ओके, बहुत सी शॉर्टकमिंग्स होती हैं जो ऑलरेडी अभी के लिए जो प्रोसेसेस हैं, एसेस करने के प्रोसेस में बहुत सी शॉर्टकमिंग्स हैं। अब यहाँ पे 3-4 टेक्निकल टर्म्स भी दे रखे हैं, जैसे कि एक टेक्निकल टर्म दे रखा है मिसी, मैरीन आइस शीट इंस्टेबिलिटी। एक टर्म दे रखा है MICI, मैरीन आइस क्लिफ्स इंस्टेबिलिटी। तो जो आइस क्लिफ्स होती हैं, आइस क्लिफ जो कि लैंड के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन उसका एक पार्ट आपका ओशंस के ऊपर भी तैर रहा है। तो ये जो एक पार्ट ओशंस के ऊपर तैर रहा है, अगर ओशंस बहुत ज्यादा गर्म हो गए तो एकदम से पिघल जाएगा, तो इसको आप बोलोगे मैरीन आइस क्लिफ इंस्टेबिलिटी। और आइस शीट, जो पूरी की पूरी आइस शीट है आपकी ओशन के साइड में, वो कितनी तेज पिघलती है ये डिपेंड करता है मिसी पे। तो MISI और MICI आगे आने वाले कई सालों में कैसे परफॉर्म करेंगी, ये भी बहुत हद तक इस बात को अफेक्ट करेगा कि ये जो ग्लेशियर्स हैं वो कितनी तेजी से मेल्ट करते हैं और कितनी तेजी से यहाँ पे सी लेवल राइज होता है। तो हम यहाँ पे बस आप कह सकते हो कि एजम्पशंस कर सकते हैं, प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। ये जो भी डाटा आपको पिछली PPT में मिला है, दिस इज एन एजम्पशन
दिस इज अ प्रोडक्शन। तो जब भी आप इसको कहीं कोट करना ना, तो एजम्पशन और प्रोडक्शन एस्टिमेशन लिख देना साथ में। एक्चुअल में कितना यहां पे मेल्टिंग होगी, कितनी नहीं होगी, दैट विल आल्सो डिपेंड ऑन MISI एंड MICI। एक सिनेरियो तो यह भी बताया जा रहा है कि बहुत हाई एमिशंस होने की वजह से हो सकता है 2100 तक जो सी लेवल राइज है वो 1.61 मीटर हो जाए। हालांकि ये बहुत कम कॉन्फिडेंस के साथ बोला जा रहा है, बट दिस इज ऑल्सो वेरी मच पॉसिबिलिटी, अगर बिल्कुल भी कोई क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाता है तो। ओके, तो आईसीस मॉडल को ओशन मॉडल के साथ मिला के प्रोबेबिलिस्टिक सिनेरियो के बेसिस पे आगे आने वाले समय में हम लोग लीनियर और नॉन लीनियर डायनेमिक्स के बेसिस पे ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि भाई कितने ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, कितना सी लेवल यहाँ पे राइज होगा। अब देखो सी लेवल राइज तो यहाँ पे होना ही है, ओके, इट विल हैपन, ये तो क्लियर है। अब ये कब होना है, व्हेन इट विल हैपन, इस बात के ऊपर थोड़ी डिबेट हो सकती है। कुछ लोग बोलेंगे बहुत पहले हो जाएगा, कुछ लोग बोलेंगे बहुत बात हो जाएगा। यहाँ पे सबके अलग अलग व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं। फिर ये जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एमिशंस गैप रिपोर्ट है, इसका ये भी बोलना है कि भाई देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 3 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा का टेम्परेचर राइज हो जाए। पेरिस एग्रीमेंट इस बात की कोशिश कर रहा है कि हम अपने टेम्परेचर राइज को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे रोक दें, बट देयर इज अ चांस कि टेम्परेचर राइज 3 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर चला जाए। इस बात की भी यहाँ पे अनसर्टेनिटी है। तो चीजें यहाँ पे काफी प्रॉब्लमेटिक हो रखी है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को बहुत तेजी से यहाँ पे मूव करने की जरूरत है। बट कहां पे मूव किया जा रहा है? इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जो कोस्टल कम्युनिटीज है वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है ड्यू टू सी लेवल राइज एंड स्टॉर्म्स। मैंने कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स में आपसे बात की थी कि ओडिशा के कोस्ट पे एक विलेज है जहां पे बहुत सारे विलेजर्स को इंटरनल इलाकों में शिफ्ट किया गया, और जो कोस्ट के पास ही रह गए वो लगातार खतरों के बीच में रह रहे हैं। अगर आप देखो तो इंडिया में अगर 0.1 मीटर से 0.2 मीटर भी अगर सी लेवल राइज हो जाता है तो इसके बहुत ज्यादा डैमेज होंगे। रीजन बीइंग कि हमारी जो कोस्टल कम्युनिटीज है वो बहुत डेंस है, हमारे कोस्टल इलाकों में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। ओके, तो ये सब बातें हमें बताई जानी। बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपर्ट्स का यहाँ पे बोलना है कि मान लो अगर 1 मीटर का सी लेवल राइज होता है 2100 तक, तो हमारे पास 60 से 80 साल है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए। ये सब एस्टिमेशंस गलत हैं। रीजन बीइंग कि ग्लेशियर मेल्टिंग और ओवरऑल सी लेवल राइज ये बहुत डायनेमिक चीजें हैं, और ये डायनेमिक चीजें कब बदल जाएंगी, एकदम से बदल जाएंगी, हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा। ये सब बातें यहाँ पे बताई गई। आई होप आपको आर्टिकल क्लियर तरीके से समझ में आ गया हो। नेक्स्ट बात करेंगे फ्लॉड कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन। द करंट ऑफिशियल इन्फ्लेशन रेट डज नॉट करेक्टली मेजर प्राइस राइज। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है भाई? देखिए, पिछले 4 महीनों में जो एवरेज होलसेल प्राइस इंडेक्स का लेवल निकल के आ रहा है वो लगभग 10% निकल के आ रहा है, और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो आप कह सकते हो कि लेवल निकल के आ रहा है वो जून 2021 में 6% था। और आपको पता है कि जो अपर बैंड है आरबीआई की वो 6% है, तो अपर बैंड यहां पे क्रॉस हो चुकी है कई बार। तो कुल मिला के इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हमको नजर आ रहा है, और ये तब हो रहा है जब हमारी नौकरियां भी कम है, पॉवर्टी बढ़ चुकी है। तो कुल मिला के इकोनॉमी भी धीमे बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, और उसके साथ साथ महंगाई भी बढ़ रही है। तो ये बहुत ट्रिकी सी सिचुएशन हमारे सामने आते रह रही है, और इसके चलते आरबीआई की एकोमोडेटिव पॉलिसी स्टैंस खतरनाक हो सकता है। ये मैंने खुद से पॉइंट जोड़ा, यहां नहीं लिखा है। अब अगर आप अप्रैल और मई 2020 की डाटा की बात करो तो आपको याद होना चाहिए अप्रैल मई 2020 कंप्लीट लॉकडाउन था, और उस कंप्लीट लॉकडाउन के चलते सब कुछ बंद पड़ा था। तो किसी भी चीज को जिसको प्रोड्यूस किया गया उसके दामों को उस समय पे कैलकुलेट नहीं किया गया, उसको क्वांटिफाई नहीं किया गया। तो एक्चुअली में अप्रैल मई 2020 में कितना इन्फ्लेशन था कुछ पर्टिकुलर चीजों में, इसके बारे में प्रॉपर डाटा नहीं है। तो अप्रैल टू जुलाई 2021 का जो इन्फ्लेशन फिगर है ना, इसका कंपैरिजन तो अप्रैल मई 2020 से ही होगा ना। तो अप्रैल मई 2020 का डाटा है ही नहीं, तो एक्चुअल में अप्रैल मई 2021 जून जुलाई 2021 में भी इन्फ्लेशन को प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। बट चलिए, इन्फ्लेशन किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में नहीं होता, इट इज एन एग्रीगेट अक्रॉस डिफरेंट कम्युनिटीज एंड सर्विसेज। तो बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटीज को अलग अलग वेट्स असाइन किए जाते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स में अलग वेट असाइन किए जाते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में अलग वेट असाइन किए जाते हैं। इन सब चीजों के बारे में मैंने आपको रमेश सिंह में पढ़ाया है। अब यहाँ पे कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस की भी बात हो रही है। अगर आप 2020 में कंजम्पशन की बात करो तो लॉकडाउन और ये आपकी सब कह सकते ना कि सब कुछ बंद थी इकोनॉमी, उसके चलते ज्यादातर जो कंज्यूमर्स थे वो एसेंशियल्स ही खरीद रहे थे। गाड़ी वगैरह ये सब बिकनी बंद हो गई थी। खरीदा क्या जा रहा था? तो खरीदा जा रहा था यहाँ पे एसेंशियल्स। तो ग्रोसरी स्टोर, डी मार्ट जैसे उसमें लगी हुई थी कि भाई आटा खरीद लो, दाल चावल खरीद लो, खाने क्या तो हो जाए कम से कम। और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भयंकर गिरा। जनवरी 2020 में जब कोरोना का इंपैक्ट नहीं आया था तब कंज्यूमर कॉन्फिडेंस था 105 पे। जनवरी 2021 तक ये 55.5 पे आ चुका है। ओके, तो खास बात यह है कि
जब 2020 वाला फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, इनफैक्ट जनवरी 2021, जनवरी फरवरी मार्च 2021 में इकोनॉमी थोड़ी बढ़ी है, तो जब इकोनॉमी बढ़ भी गई है उसके बाद भी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस रिकवर नहीं हुआ है, क्योंकि जब इकोनॉमी इतने खतरनाक तरीके से नीचे जाती है ना, तो उसके बाद कंज्यूमर कॉन्फिडेंस को फिर से ऊपर उठाने में बड़ा एफर्ट लगता है। और यहाँ पे इंप्लॉयमेंट, इनकम्स, ये सब कुछ गिर चुकी थी। लगभग 23 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए थे। हालात बहुत ज्यादा खराब थे। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब कोरोना का पैंडेमिक आया, लोगों की जेब में पैसा कम हुआ, तो लोगों की प्रायोरिटी भी बदल गई। और जब लोगों की प्रायोरिटी बदल जाएंगी तो ओवरऑल कंजम्पशन बास्केट भी बदलने जाने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर कंजम्पशन बास्केट होता है। अलग अलग कमोडिटीज को अलग अलग वैल्यू दी जाती है। कोरोना के पैंडेमिक ने लोगों की चॉइस को यहां पे बदल के रख दिया, लोगों के कंजम्पशन पैटर्न को बदल के रख दिया। भले जो अमीर सेक्शंस थे उनके कंजम्पशन पैटर्न ना बदले हो, अमीरों अभी भी कार खरीदी, सब कुछ किया है, लेकिन जो पुअर क्लास है, जो मिडिल क्लास है, उनकी नौकरियां गई, उनकी इनकम कम हुई है, तो उन्होंने अपने कंजम्पशन को कट बैक किया। जो बिल्कुल ही गरीब है उन्होंने तो अपने एसेंशियल कंजम्पशन को कट बैक किया है। तो ऐसे केसेस में जब लोगों की जेब से प्रॉपर तरीके से नौकरियां कम हुई हैं और ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट पैरामीटर्स यहां पे खराब हैं, तो सीपीआई को कैलकुलेट करने के लिए और कुछ हद तक डब्ल्यूपीआई को भी कैलकुलेट करने के लिए जो भी आप अलग अलग वेट्स असाइन करते हो कमोडिटीज को, उन वेट्स को ट्विक करने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है। बट उनको बदला नहीं गया है। यहां पे रिकैलकुलेशन की जरूरत है, पूरी की पूरी मेथोडोलॉजी बदलने की जरूरत है इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने की, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ऐसा यहां पे ऑथर बोल रहा है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जुलाई 2021 तक 48.6 पे आ गया था। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह थी सेकंड वेव ऑफ द कोरोना पैंडेमिक। इसने तो तोड़ के रख दिया था हर चीज को। फिर यहां पे एक और मुद्दा बताया जा रहा है, इन्फ्लेशन डाटा में सर्विसेज सेक्टर को अंडर रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप देखो तो सर्विस सेक्टर इज 55% ऑफ जीडीपी, लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स में सर्विस सेक्टर को काउंट नहीं किया जाता है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सर्विस सेक्टर बनता है 40%। जबकि अगर वो जीडीपी का 55% है तो हमारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में केवल 40% क्यों है? अब आप बोलोगे सर सर्विस सेक्टर में क्या क्या आ गया? तो भाई हेल्थ की कॉस्ट आपकी सर्विस सेक्टर में आ गई, ओवरऑल इंटरनेट अगर आप अपने घर में यूज करते हो वो भी सर्विस सेक्टर में आ गया, मोबाइल फोन खरीद रहे हो, लैपटॉप खरीद रहे हो, वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हो, ये सब आपका सर्विस सेक्टर में आ गया। बाहर रेस्टोरेंट में खाने जा रहे हो, सर्विस सेक्टर में आ रहा है। कोचिंग कर रहे हो, यूपीएससी की फीस भर रहे हो 60,000 रुपए की, वो भी सर्विस सेक्टर में आता है। तो जब सर्विस सेक्टर के अंदर भी जब महंगाई बढ़ रही है, सर्विस सेक्टर इज सच अ बिग पार्ट ऑफ जीडीपी, तो आप सर्विस सेक्टर में जो दाम चेंजेस हो रहे हैं उसको भी तो इंक्लूड करो अपने सीपीआई डब्ल्यूपीआई में। वो क्यों नहीं कर रहे हो? तो अंडर रिप्रेजेंटेशन है सर्विसेज का सीपीआई डब्ल्यूपीआई में, जिसके चलते असल महंगाई को भी पता कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो ये सब चैलेंजेस यहां पे बताए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू सीपीआई डब्ल्यूपीआई की चीजें यहां पे इतनी प्रॉब्लमेटिक क्यों नहीं है। प्लस इन्फ्लेशन बढ़ने से कंज्यूमर्स की पॉकेट्स पे पिंच आ रहा है। अगर इन्फ्लेशन 10%, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो चीज एक पर्टिकुलर ईयर में एक इंसान 100 रुपए का खरीद रहा था, अगले साल वही चीजें खरीदने के लिए उसको 110 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अब उस कंज्यूमर पे फर्क तब नहीं पड़ेगा जब उसकी तनख्वाह 10% से बढ़ जाए। बट तनख्वाह 10% से नहीं बढ़ी है, लोगों की तो तनख्वाहें गई हैं, लोगों की नौकरियां गई हैं, उनकी इनकम कम हुई है। जब उनकी इनकम कम हुई है तो ओवरऑल जो एसेंशियल कंजम्पशन भी था ना उनका, उसको भी उन्होंने कर्टेल कर दिया है। तो ये सब चीजें ओवरऑल बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गई हैं। फिर यहां बताया जा रहा है कि भाई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो 94% वर्क है ज्यादातर लो इनकम का है, ठीक है, उनके पास बहुत कम सेविंग्स होती हैं। जब चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, प्राइस राइज होता है, तो उनको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, उनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है। लॉकडाउन के चलते लोगों की वेजेस कम हो गई हैं, ओवरऑल उनके एसेंशियल एक्सपेंडिचर्स कट डाउन हो गए हैं, और उसके चलते चीज़ें उनके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं। सरकार के बजट भी हिले हुए हैं। अभी क्या है कि देखिए, इकोनॉमिक रिकवरी क्यों स्लो डाउन हो रही है? रीजन बीइंग, अगर लोगों की जेब में पैसा नहीं होगा तो वो खर्चेंगे नहीं। जब वो खर्चेंगे नहीं तो डिमांड नहीं बढ़ेगी, और अगर आपको इकोनॉमिक रिकवरी करानी है तो आपको डिमांड बढ़ानी पड़ेगी। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको आपको सपोर्ट करना है। इसके लिए सरकार को यहाँ पे खर्चा करना पड़ेगा, सोशल एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम यह है कि सरकार के भी रेवेन्यूज कम हो गए हैं, उनकी बजटरी डेफिसिट बढ़ रही है। तो जब सरकार की बजटरी डेफिसिट बढ़ती है तो सरकार कम पैसा खत्म करती है। अब जब सरकार कम पैसा खत्म करेगी तो उसका और तगड़ा इंपैक्ट आएगा, लोगों की जेब में और कम पैसा जाएगा, वो और कम खर्चा करेंगे, पूरी की पूरी इकोनॉमिक विशियस साइकिल में आ जाएगी, नीचे की तरफ जाने लगेगी। और इसमें होगा ये कि डिमांड कम होगी लेकिन तब भी इन्फ्लेशन ज्यादा होगा। मतलब लोग चीजें खरीदना नहीं चाहते हैं बट तब भी महंगाई ज्यादा है। रीजन बीइंग कि सप्लाई चेन यहां पे बिगड़ गई है। तो ये सब चीजें यहां पे कोरोना के पैंडेमिक के समय पे हो रही हैं। हल्का फुल्का मैंने आपको आइडिया दिया है कि अरुण कुमार साहब यहां पे क्या बोल रहे हैं। अपने आर्टिकल, आखिरी आर्टिकल पे मूव ऑन करते हैं। रूलिंग्स दैट इंपैक्ट अ स्टेट्स मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, द रिमूवल ऑफ डोमिसाइल रिक्वायरमेंट एंड इन सर्विस कोटा इज अफेक्टिंग सुपर स्पेशलिटी मेडिकल एजुकेशन इन तमिलनाडु। इसको मैं बहुत बेसिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं।
देखिए तमिलनाडु बहुत लंबे समय से एक ऑब्जेक्टिव है तमिलनाडु का, काफी अच्छा ऑब्जेक्टिव है कि ये हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। ओके, अगर हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज होगा तो उस डिस्ट्रिक्ट के जो रेजिडेंट्स हैं वो आराम से उस मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं, अपना इलाज वगैरह करा सकते हैं। अब अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट्स में मेडिकल कॉलेज का जब बना रहे हो तो आपको स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट दोनों प्रकार के डॉक्टर्स चाहिए। ओके, एक मेडिकल कॉलेज में बहुत से डिपार्टमेंट होता है भाई, कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट होता है आपका, बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स होते हैं, बोन्स का डिपार्टमेंट होता है, डेंटल डिपार्टमेंट होता है, कैंसर डिपार्टमेंट होता है, बतेरे हैं। तो अब इन डिपार्टमेंट्स में स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स की जरूरत है इन मेडिकल कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में। अब यहां पे इन हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स भरने के लिए सरकार ने, मतलब तमिलनाडु की सरकार ने 3 पॉलिसीज चलाई। पहली पॉलिसी तो ये थी कि इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो सुपर स्पेशलिटी सीट्स हैं उसमें 50% सीटें रिजर्व होंगी उन डॉक्टर्स के लिए जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं। तो छोटे लेवल पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में काम करने वाले जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए 50% सीटें रिजर्व होंगी ये सुपर स्पेशलिटी स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो डिस्ट्रिक्टों में बन रहे हैं। ओके, प्लस जो इन सर्विस कैंडिडेट्स रिजर्वेशन का फायदा उठा के डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल्स में सुपर स्पेशलिटी सीट्स पे रिक्रूट होंगे, उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन होगा कि वो तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज के लिए सुपर एनुएशन तक काम करेंगे, मतलब अपने रिटायरमेंट तक काम करेंगे। तो समझिए यहां पे ये तमिलनाडु सरकार की अच्छी स्कीम लगी मुझे कि भाई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को काम करने वालों को तुमने 50% रिजर्वेशन दे दिया, तो उनके लिए लिटरली और रिलेटिवली आसान हो गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिटी सीट्स पकड़ना। लेकिन एक कंडीशन लगा दी गई कि अगर तुम आते हो तो भाई रिटायरमेंट तक काम करोगे। अच्छा, वो लोग जो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर काम नहीं कर रहे हैं, कहीं प्राइवेट में काम कर रहे हैं, तो वो लोग अगर तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज में आते हैं, अगर वो इन सर्विस कैंडिडेट्स नहीं है, किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, नॉन सर्विस कैंडिडेट्स हैं, तो उनको एक 2 साल का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, कम से कम 2 साल का एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। और इन 2 सालों में जितने भी साल का उनका बॉन्ड होगा वो तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज को नहीं छोड़ेंगे। और इसके साथ साथ एक डोमिसाइल रिक्वायरमेंट भी रखी गई है। डोमिसाइल रिक्वायरमेंट मतलब कि तमिलनाडु के आप परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हो, ये आपकी डोमिसाइल रिक्वायरमेंट है। तो इससे होगा कि भाई तमिलनाडु के जो स्पेसिफिक डॉक्टर्स हैं जो कि तमिलनाडु के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जाके ओवरऑल एनरोल हो सकते हैं। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर, इस प्रकार के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम करने वाले लोगों को यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में रिक्रूटमेंट मिल रहा है, बशर्ते वो लंबे समय तक वहां पे काम करें। ओके, और यहाँ पे एक सुपर स्पेशलिटी एंट्रेंस एग्जाम होता था। हम ऑब्वियसली बात है 50% रिजर्वेशन है, बट इस रिजर्वेशन के बेनिफिट्स के लिए भी सुपर एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो कंडक्ट करना ही पड़ेगा ना। तो तमिलनाडु अपना खुद का एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करता था। अब 2015-16 तक तमिलनाडु की जो सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीट्स थी वो भरी जाती थी स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे, जहां पे डोमिसाइल रिक्वायरमेंट लगता था और इन सर्विस कोटा होता था, यानी कि जो तमिलनाडु के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम करने वाले लोग हैं उनको वहां पे कोटा मिलता था 50% का। लेकिन फिर यहां पे आपका आएगा 2016 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जिसके थे जस्टिस थे दीपक मिश्रा साहब, प्रफुल्ल सी पंत साहब। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई ये डोमिसाइल रिक्वायरमेंट सही नहीं है। जो सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज चल रहे हैं आपके तमिलनाडु स्टेट में, आंध्र प्रदेश स्टेट में, तेलंगाना स्टेट में, इसमें जो डोमिसाइल रिक्वायरमेंट है वो सही नहीं है। इनका क्या बोलना है, इनका बोलना ये कि देखिए भाई, अगर आप जरूरत से ज्यादा डोमिसाइल रिक्वायरमेंट रखोगे तो बाहर के स्टेट्स के बच्चे आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आके काम नहीं करेंगे, बाहर के स्टेट्स के डॉक्टर आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आके काम नहीं करेंगे। और देश के यूनिटी के पर्सपेक्टिव में ओवरऑल डॉक्टर्स का फ्री फ्लो होना चाहिए पूरे देश में। चलिए भाई, फिर कुल मिला के ये जो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का जजमेंट था उससे यहां पे एम्बिट उठाया गया था। एम्बिट क्या था कि ये जो डोमिसाइल के बेसिस पे तमिलनाडु के ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करने वाले लोगों को रिजर्वेशन दिया जा रहा था यहां पे सुपर स्पेशलिटी सीट्स के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये चीज सही नहीं है। और इसके जस्ट बाद एंट्री होती है नीट की। नीट सुपर स्पेशलिटी जो एग्जाम था इसको कंडक्ट कराया जाएगा नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस के द्वारा 2017-18 से। और जैसे ही एग्जाम आया तो जो स्टेट का मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन था सुपर स्पेशलिटी का वो खत्म हो गया, डोमिसाइल रिक्वायरमेंट को यहां पे खत्म कर दिया गया। और सुपर स्पेशलिटी, समझिए सुपर स्पेशलिटी के अंदर जितनी भी सीट्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को एलोकेट नहीं होंगी, वो सारी की सारी ऑल इंडिया कोटा की होंगी। अंडर ग्रेजुएट में जो भी सीट्स होती हैं एक मेडिकल कॉलेज की या फिर एक कह लो कि मेडिकल स्कूल की जहां पे मेडिकल की पढ़ाई की जाती है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, वहां पे 85% सीट्स अभी भी राज्य की सरकार को एलोकेटेड है और 15% ऑल इंडिया कोटा की है। लेकिन जब ये नीट सुपर स्पेशलिटी का एग्जाम आया तो 100% सीट्स एलोकेट कर दी गई ऑल इंडिया कोटा को। तो राज्य सरकार की पावर यहां पे बहुत ज्यादा लिमिटेड होगी।
और राज्य की सरकार यहाँ पे थोड़ी भड़बड़ा भी गई। इसके बाद आप देखोगे कि एक रिट पिटीशन फाइल हुई। रिट पिटीशन सिविल नंबर 196 ऑफ 2018। इसको किसने फाइल किया? तमिलनाडु मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने। ये किसके बिहाफ पे फाइल हुई थी? इन सर्विस डॉक्टर्स के बिहाफ पे। ये तो फाइल होनी थी क्योंकि पहले इन सर्विस डॉक्टर्स को 50% का कोटा मिल रहा था, डोमिसाइल रिक्वायरमेंट भी थी, तो चूंकि डोमिसाइल रिक्वायरमेंट थी तो बाहर के डॉक्टर्स कम आ सकते थे, दूसरा कोटा था तो इन पर्टिकुलर कैंडिडेट्स को आसानी थी, आप कह सकते हो सुपर स्पेशलिटी सीट्स में रिक्रूट होने में। लेकिन जब नीट सुपर स्पेशलिटी का एग्जाम आ गया तो चीजें प्रॉब्लमैटिक हो गई, इनको आसानी से एंट्री मिल नहीं रही थी, तो ये पहुंच गया आपके सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाके बोला माई बाप हमारा 50% का इन सर्विस कोटा क्यों हटा रहे हो? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उसने 31 अगस्त 2020 को अपना ऑर्डर सुनाया। इसने बोला कि देखिए राज्य की सरकार के पास अभी भी ताकत है, ये जितने भी इन सर्विस डॉक्टर्स हैं इनको किसी भी हाल में नीट का एग्जाम तो देखो देना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले भी ये जो इन सर्विस डॉक्टर्स थे वो स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम तो देते ही थे, तो अब नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। और नीट के एग्जाम के बेसिस पे जो भी मेरिट लिस्ट आती है उस मेरिट लिस्ट के अंदर चाहे तो तमिलनाडु की सरकार अपना रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस कर सकती है। उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से तमिलनाडु की सरकार अपनी सुपर स्पेशलिटी सीट्स को कुछ हद तक जरूर भर सकती है। तो नीट के आने से सारी की सारी सुपर स्पेशलिटी सीट्स के ऊपर से तमिलनाडु की सरकार का क्लेम नहीं गया, लेकिन जो भी पर्टिकुलर पर्सन को तमिलनाडु के अंदर ये डॉक्टर वगैरह की पोस्ट लेनी सुपर स्पेशलिटी में, उसको नीट सुपर स्पेशलिटी का एग्जाम देना पड़ेगा। और एग्जाम की जो मेरिट लिस्ट आएगी उस मेरिट लिस्ट में भाई तमिलनाडु की सरकार लिमिटेड रिजर्वेशंस कर सकती है। ये सब बातें यहां पे बताई गई हैं। फिर उसके बाद आप देखोगे कि तमिलनाडु का एक गवर्नमेंट ऑर्डर आया। ओके, तमिलनाडु का गवर्नमेंट ऑर्डर क्या बोल रहा है? एक्स्ट्रापोलेटिंग द डायरेक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु on 7 November 2020 issued government order number 462. Through this, the government of Tamil Nadu sought to implement a 50% quota in super specialty seats in the states for in-service candidates. As the admission process was in final stages, the Supreme Court bench on 27 November 2020 decided not to permit a quota. देखिए, जैसे ही इस पर्टिकुलर जजमेंट में, ये जजमेंट जो कि सिविल रिट पिटीशन 196 ऑफ 2018 में आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ठीक है भाई नीट का एग्जाम तो देना ही पड़ेगा कैंडिडेट्स को, इन सर्विस डॉक्टर्स को भी, और उसके बाद भाई कोटा इंट्रोड्यूस कर सकती है तमिलनाडु की सरकार। तो तमिलनाडु की सरकार ने भी गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल दिया और बोला कि भाई 50% का कोटा हम सुपर स्पेशलिटी सीट्स में रिजर्व कर रहे हैं, जो भी नीट की मेरिट लिस्ट आएगी उसके हिसाब से। लेकिन चूंकि एडमिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 2020-21 में बस आपका 50% कोटा काम नहीं करेगा, बाद में आपका 50% कोटा काम करेगा। अब यहां पर फाइनल बात करते हैं। फाइनल प्रॉब्लम यहां पे ये बताई जा रही है ऑथर के द्वारा। ऑथर का ये बोलना है कि अगर आप 2017-18 से पहले चले जाओ, अगर आप 2017-18 से पहले चले जाओ तो उस समय पे भले ही 50% कोटा रिजर्वेशन दिया गया हो इन सर्विस डॉक्टर्स को, लेकिन अगर आप टोटल स्ट्रेंथ देखोगे ना तो टोटल स्ट्रेंथ के केवल 40% डॉक्टर्स ऐसे थे जो कि इन सर्विस डॉक्टर्स थे। जब से नीट सर्विस का एग्जाम आया, नीट सुपर स्पेशलिटी का एग्जाम आया 2017-18 के बाद से, उसके बाद से ये देखा जा रहा है कि जो इन सर्विस डॉक्टर्स का जो रिप्रेजेंटेशन है ओवरऑल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स ऑफ तमिलनाडु में केवल 6% हो गया है। होता यह कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इन तमिलनाडु की सरकारी हॉस्पिटल्स में सुपर स्पेशलिटी सीट्स के लिए नॉमिनेट होते हैं, वो अपनी पोस्टिंग्स को ज्वाइन ही नहीं करते हैं। और इसमें खासकर वो लोग ज्यादा होते हैं जो कि बाहर के स्टेट्स के होते हैं और वो ऑल यहाँ पे आके ज्वाइन नहीं करते हैं सीटों को। तो यही बोल रहा है ऑथर यहाँ पे। ऑथर बोल रहा है कि इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरफेरेंस हो रहा है ना तमिलनाडु के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में सीटों को भरने में, इससे तमिलनाडु का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खतरे में आ सकता है। क्यों खतरे में आ सकता है? क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे बच्चे जो कि नीट सुपर स्पेशलिटी का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं वो फाइनली आके अपनी पोस्टिंग्स ज्वाइन नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए ये गवर्नमेंट नौकरी है और गवर्नमेंट नौकरी में तनख्वाह कम होती है, पता है। और डॉक्टर्स अगर एक छोटा सा क्लिनिक भी खोल रहे हैं वहां पे 500-500 रुपए या 400-400 रुपए की कंसल्टेशन फीस कर लें और उनके पास दिन में 100-150-200 आप कह सकते हो कि ये आ रहे हैं पेशेंट्स आ रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट के किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर की तरह काम करेंगे तो मैक्सिमम स्टार्टिंग सैलरी 70-80 हजार रुपए ही मिलेगी, जो जी अब बढ़ के 1.5-2 लाख रुपए प्रति महीने पहुंच जाएगी आगे आने वाले कुछ सालों में। लेकिन डॉक्टर्स के लिए 1.5-2 लाख रुपए कुछ भी नहीं होता है। इनकी मेडिकल की जो पढ़ाई होती है ना उसमें काफी पैसा खर्च हुआ होता है। मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर्स के अंदर एक चीज फेमस है, जिसने सरकारी कॉलेज से मेडिकल पढ़ाई की वो बात अलग है, लेकिन जिसने प्राइवेट से करी है उसका अच्छा खासा पैसा उड़ चुका होता है, 50-60-70 लाख उड़ चुका होता है। तो वो इस चक्कर में रहता है कि प्राइवेट सेक्टर में काम करके अपना पैसा तो वसूल लूं कम से कम। तो ओवरऑल यहां पे ऑथर का बोलना है कि भाई तमिलनाडु की राज्य सरकार जैसे तैसे इस डोमिसाइल रिक्वायरमेंट और इन सर्विस कैंडिडेट्स को 50% रिजर्वेशन देके सुपर स्पेशलिटी सीट्स को भर रही थी।
और ये नीट सुपर स्पेशलिटी का जबरदस्ती इंटरफेरेंस करके ओवरऑल यहाँ पे इन सीटों के भरने के प्रोसेस को भी सुप्रीम कोर्ट ने ब्लॉक कर दिया है, रोक दिया है। तो इस प्रकार से आप तमिलनाडु के स्टेट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कमजोर कर रहे हो, यही आर्टिकल बोल रहा है। तो आई होप आपको मेरे समझाए हुए कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आ गए हो। मैं बस आशा करता हूँ कि जो मैं चीजें आपको समझाता हूँ आपको ठीक तरीके से समझ में आ जाती हो। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ क्या प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है दैट विल बी अ विक्ट्री फॉर मी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए दोस्तों, करना चाहे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आप चाहें तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा वीडियो को।